आदि के दिन हमारे महान सपूत वीर योद्धा वीर बुधो भगत का जन्म हुआ था। रांची जिला के चारों प्रखंड अंतर्गत सिलागाई में, और ये आगे चल के एक ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में आज याद किए जाते हैं। मैं इनका वो शब्द जीवन परिचय अवगत कराना चाहूँगा। कहा जाता है कि वीर बुधो भगत बचपन में बहुत ओढ़ी किस्म का आदमी था, यानी काम धंधा से दूर भागने वाला व्यक्ति था, और इसलिए इसका माँ बाप इनको हमेशा चिढ़ाया करता था कि भाई वीर बुधो भगत कोई काम धंधा नहीं करता है, इनको बकरी चराने के लिए भेजो, इसको यही काम करा। और कालांतर में चलते चलते जब ये युवा अवस्था में आ गए तो एक दिन की घटना है। जब ये बकरी चरा रहे थे तब जहाँ पर आज का समय में आज का जो प्रोग्राम हो रहा है सिलागाई पंगड़ी, वहाँ पर बकरी चराते चराते, क्योंकि पहले तो बहुत जंगल हुआ करता था, तो उसका हाथ में दबली या टंगिया कभी भी घटता नहीं था। आज भी जंगली इलाका में जाओ, कोई भी अगर पशु चराने गया है तो उसके हाथ में तो दबली या टांगी जरूर रहता है, क्योंकि जंगल झाड़ काट के अपना रास्ता बनाना, बकरियों को दौरा पतरी खिलाना, गायों को खिलाना, इस तरह से वो लोग काम करते हैं। ये भी वैसा ही कर रहा था, लेकिन वो चलाते चलाते जब भोथड़ा हो गया तो उसी टोंगरी में एक छोटा सा जगह है जिसको लोग आज भी पानी बोलता है, उसी पानी से वो टांगिया को धार किया, और धार भर नहीं किया बल्कि उस पानी को अपने भी पी लिया। और जब धार बढ़िया बैठा है कि नहीं, कहा कि जब सखुआ का पेट एक इतना मोटा था उसमें चला के देखा कि कैसे धार है कि नहीं है। जब चलाया ना तो टांगिया एक ही बार में कट गया सखुआ का। तो उसको लगा कि तो बड़ा सुंदर है, तो फिर उसको दो भाग में टुकड़ा किया। उसको कितना मोटा था कितना था उसका तो नहीं, लोग अपना अपना तरीके से व्याख्या करता है। जब उठा के देखा तो आसानी से उठ गया, क्योंकि वीर पानी वहाँ का पानी पी भी लिया था और टंगिया को भी धार बना लिया था, और उठा के चल दिया। गजब स्थिति है, इतना मोटा चीज को गाँव वाला देख के हक्का बक्का हो गया, बोले कि आदमी थोड़ी आदमी कोई काम नहीं करता है, आज इतना मोटा सखुआ उठा के ला रहा है। तब उसके बाद में जब वो ले गया तो ले जाने के बाद उसका घर में घोड़ा भी था, तो कभी जब भी घोड़ा भी चराने आता था तो प्यास लगा तो घोड़ा को भी एक दिन पिला दिया। और रियली में जब इनका लड़ाई का जो बजट है, Received 700 rupees on Google Pay for पूरा ये business. ब्यौरा और लिखा है कि ये कैसे ताकतवर व्यक्ति थे, यानी कि तुरंत में पता चलता कि सिलागाई से उड़ा है तो ककड़न घाटी भी पहुंच जाता था जो इधर, फिर पता चलता तुरंत में चोरिया पहुंच गया। अरे इतना तेज रफ्तार में चलता था, तो कहते हैं कि उस पानी में जो वीर पानी बोला जाता है रिचुअल में दैविक शक्ति था, उसको प्राप्त था। और उसी कार्यकाल में ये जो घटना है, जब वो युवा हो चले थे 1831-32 से पहले 1822 में अंग्रेज एक पावर दिया जमींदारों को, क्योंकि अंग्रेजों का आगमन 1793 से चालू हो गया था पूरे झारखंड में। 1665 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में कदम रख चुकी थी। यहाँ का जो
रियासत है उसको अपने अधीन ले लिया था अंग्रेज गवर्नमेंट 1765 में। और 1793 आते आते पूरा यहाँ का लोगों से टैक्स वसूलने के लिए जमींदारों को बाहर से लाना चालू कर दिया और ला करके ज्यों ही बिठाया उसके बाद जो पावर दिया वो 1822 में दिया। कौन सा पावर दिया था? हुकुमनामा का और जमीन का बंदोबस्ती का, थाना और कचहरी, ये 3 काम किया। और उसी कार्यकाल में ये लोहरदगा आपका थाना था, जिला था लोहरदगा। उसके बाद टूट के फिर दूसरा रांची बना, फिर दोबारा फिर लोहरदगा बना। तो उस टाइम होता क्या था कि आप जिसे मालगुजारी देने नहीं सकते, तो सरकार का नियम था अंग्रेज गवर्नमेंट का, इसका जमीन को ले लो और जमींदार को पावर दिया था हुकुमनामा के जरिए किसी के नाम पे बंदोबस्त। इसी तरह से जमीन लुटाता चला गया। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया, जंगल को अपने अधीन किया। और करने के बाद क्या था कि पशु चराना भी मुश्किल हो गया था, लकड़ी काटना भी मुश्किल हो गया था। और टैक्स तो इतना डाल दिया था वो कि आपका जमीन की उपज के एवज में तो लगान लेता था। जमींदारी लोग उसी के माध्यम से शोषण भी करना चालू कर दिया। टैक्स ऐसा टैक्स लेता था जिसको लोग कल्पना भी नहीं कर सकता है। जमींदार के यहाँ पैर अगर रंगाई का कार्यक्रम है तो उसका टैक्स लगता था, उसके यहाँ छठी बड़ी हो रहा है तो उसका टैक्स लगता था, उसके यहाँ कोई शादी का फंक्शन है तो टैक्स लगता था। कहने का मतलब जनता तबाह हो गया। और उससे भी बड़ा क्या हुआ था कि आपका जो बाढ़ा व्यवस्था था, जिसके माध्यम से आपका लोकतांत्रिक शासन का व्यवस्था था, वो आपका टूटना चालू हो गया। तब बुद्धू वीर को लगा, क्योंकि वो वीर पानी भी पिया था, यानी उसके ऊपर दैविक शक्ति भी प्राप्त था। और एक ऐसा व्यक्ति था, वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर स्वाभिमान के प्रति उसको एक गर्व था कि हमारा समाज टूट जाएगा, हमारा व्यवस्था खत्म हो जाएगा, हमारी जमीन लूट जाएगी। ऐसे उसका विवेक जागा और वो अंग्रेजों से लड़ने का ठाना। यूं ही नहीं लड़ा, तो सबसे पहले शुरुआत किया चोरया के इलाके के लोगों को एकत्रित करने, और एकत्रित करके इन्हीं बातों को समझाने लगे। तब लोग अंग्रेज से लड़ने के लिए खड़ा हो गए। और ऐसा भयंकर लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेज से कि अंग्रेज परेशान हो गए। और इसको पकड़ने के लिए बहुत तरह का प्रयास किया, इतना तक कि उसके लिए 1000 रुपया तक घोषणा किया। जैसे कि उग्रवादी लोग को पकड़वाना होता है ना, तो जैसे कुंदन पहाड़ था, बोला था झारखंड गवर्नमेंट की 5 लाख इसको जो पकड़वाएगा उसको देंगे। उसी तरह से उस जमाने में 1000 रुपया मेरे ख्याल से आज के समय में लगता है 50 लाख से कम उसका वैल्यू नहीं रहा हो। उस जमाने में जहाँ माने दमरी दोकरा 1 आना 2 आना चलता था, उस जमाने का बात। तो ऐसे हालात में भी लोग पकड़ नहीं सके। उसका बहुत अजीब कहानी। तब अंग्रेज क्या किया, बोला कि अब यहाँ का जो विक्टोरिया का जो ये था गवर्नर, उससे काम नहीं चलेगा। तब ये बनारस से बुलाया कर्नल इम्पे को, बोला कि तू ही इसको कर सकता है। और आए तो वो अपना अंग्रेज बुद्धि भिड़ाए। क्या भिड़ाए बुद्धि कि वहाँ जितने लोगों का गांव घर में, जिसे हम लोग अभी बैठे हैं, मीटिंग हो रहा था, वहीं के स्थानीय लोगों को पकड़ के वही टिक्को जो स्थल है वहाँ पर रस्सी में बांधा, जो जोड़ा भर के नाम से जाना जाता है, लगभग 4000 लोगों को रस्सी में बांधा। क्योंकि इनका नेतृत्व करने के बाद इसका बेटा जो लोग था हलधर गिरधर, वो लोग भी अपना पिता का आंदोलन में शामिल हो गए। और उसके बाद होता क्या है कि सारे लोगों को बकरा के जिसे काटा गया, उसमें हलधर गिरधर भी मारा गया। ये 1832 2 फरवरी का घटना है। और उसी में दोनों भाई मारे गए। उसके बाद वीर बुद्धू भगत 8-10 दिन के बाद फिर पता चला कि भाई आजकल जैसा सूचना तंत्र तो था नहीं। जब पता चला तो अंग्रेज लोग उसको बुलाए कि बोले कि भाई इस तरह का आपका बेटा हम लोग मारे गए हैं, आप आते हैं तो आइए, अन्यथा जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन आपको बोल देंगे। लेकिन जिसका परिवार है वो जड़ जाएगा, वो व्यक्ति को पता नहीं, इतना गलानी होगा ही तो खुद आप लोग महसूस कर सकते हैं।
आए और कर्नल लिम्पे के पास सीधा शब्दों में बोला कि भाई आप मेरा लड़के लोग मारे गए, आप वो दोनों लड़कों को जब पानी पिलाने के लिए जब उसका बहन लोग आ रहे थे रुनिया झुनिया, उसको भी अंग्रेजों लोग मार दिया। यानी इतना दरिंदगी से इसके साथ व्यवहार हुआ। और उसके बाद उतना ही नहीं होता है, तब ये कहता है कि आप हमको यूं ही नहीं काट सकते, हमको ना काट सकिएगा ना हमको मार सकिएगा। बोला कि अब हम जीना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपना तलवार को दिया और बोला कि 3 बार धरती को नमन कराओ और तब मेरा गर्दन में चलाओगे, तब मेरा गर्दन कटेगा। इसी तरह से किया, तब जाकर के उसका गर्दन कटा और ये सारे लोग शहीद हो गए। और तब अंग्रेज को लगा कि अब आदिवासी लोग को किस रूप में दबाया जाए। नहीं दबा, बल्कि उल्टा क्या हुआ कि बाकी कोल्हान का क्षेत्र, पलामू का क्षेत्र, संथाल का क्षेत्र, खुट्टी का इलाका, यह सारा क्षेत्र आंदोलित होना चालू हो गया। और इस तरह से क्रमवार जब लड़ाई लड़ा, तब अंग्रेज जब थक के चूर हो गया, तब अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे बिरसा मुंडा जी। और बिरसा मुंडा जी के आने माने 1900 तक वो लड़ा। तब अंग्रेज देखा कि फिर बिरसा के बाद और कोई पैदा होगा। जानते हैं, जन्म देने वाला आदिवासी आंदोलन का यही वीर भगत थे। और इनका इतना भयंकर लड़ाई था कि बाकी लोग जो भी लड़े, लेकिन इससे बृहद और बड़े पैमाने पर और जागरूकता का आंदोलन वो लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये जगा चुके थे लोग। तब अंग्रेज थक करके क्या किया, बोला कि आदिवासी लोग को करना क्या चाहिए। तब एक हॉपमैन को बुलाया गया और हॉपमैन आए और यहाँ के लोगों के साथ बैठे। बैठने के बाद इनकी भावनाओं को पकड़े और वो बोले कि नहीं, ये लोग जल जंगल और जमीन का इतना प्यारा होता है कि जमीन से बेदखल करोगे तो ये लोग चैन से कभी अंग्रेजों को रहने नहीं देंगे। और तब जा करके CNT एक्ट का कानून, जो बंगाल काश्तकारी अधिनियम बनाया था, उसको छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में तब्दील किया, बदली किया और 1908 में लागू कर दिया। और उसी का प्रतिफल है कि आज आपके लिए CNT एक्ट विद्यमान है और आप लोग अभी दंगल हैं। इतने बड़े महापुरुष थे। ऐसे बहुत सारी लंबी इसकी कहानियाँ हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में चले तो इस तरह से इनका जीवनी रहा है। और ये आपके लिए बहुत बड़ा कुर्बानी करके गया। लेकिन सच्चा कुर्बानी तो तभी माना जाएगा जैसे आज के समय में, आज हमारे लिए CNT एक्ट है, हमारे लिए सीट आरक्षण है, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं होने के बाद केवल हम बुद्धवीर पर भाषण देंगे, बिरसा मुंडा पर भाषण देंगे, लेकिन उनके किए हुए कर्मों के आधार पर यहाँ के लोगों के साथ शोषण, अत्याचार जो भी हो रहा है, या फिर उनके सामाजिक व्यवस्था के लिए अगर कोई कुछ नहीं करेंगे तो ये सच्चा श्रद्धांजलि नहीं माना जाएगा। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे माननीय विधायक जी को, जो आज हमारे बीच आने वाले थे, उपस्थित नहीं है। जब से इन्होंने लोहरदगा में कदम रखा है, वो अपने पूरे 5 साल तो अपने कार्यकाल में जो भी अच्छा काम किया वो तो दिख रहा है। प्लस उनका बहुत बड़ा योगदान है कि आज ये जगह हम लोगों के लिए सेपरेट बचा हुआ है। क्योंकि हम इसलिए भी कहना चाहेंगे कि हम लोग एक सामना सामनी बात हुआ था। लोहरदगा के अरविंद लाल जी SDO साहब हम लोग को बुलाए और बोले कि हम लोग यहाँ चाहते हैं कि सचिवालय बने, आप लोग ज़मीन दे दीजिए, क्योंकि ये ज़मीन मेरा है। उस पर हम लोग का डिबेट बहस भी हुआ। फिर ये सूचना हम लोग विधायक जी को बताए और ऐसा डाटा था कि हमको नहीं लगता है कि आज तक कोई विधायक, कोई SDO या DC को इतना भयंकर शब्दों में डाटा हो। और डाटा भर नहीं, बल्कि इस जगह का विकास के लिए वो हर साल, हर वर्ष जब से वो आए हैं लगातार कुछ ना कुछ फंडिंग कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज इसका कायाकल्प हो गया। तो ये सारी बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज सच्चा श्रद्धांजलि हम लोग तभी मानेंगे जब यहाँ के विकास के लिए हमारे वर्तमान सांसद विधायक जो भी हो हित में काम करे, तो ये हमारे भला हो। तो ये इनका जीवनी था, मैं परिचय करा रहा था। और अभी अभी हमारे बीच, हम लोगों के बीच में हमारे गणमान्य समाज के अगुवागण, हमारे केंद्रीय कोषाध्यक्ष बिरसा राव जी हैं, हमारे